अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर साजिद की जानिब से रीलर्न बायोलॉजी के वर्चुअल क्लासरूम में खुशामदीद। इस दुआ के साथ कि रब्बे करीम हमें इल्म नाफिया अता फरमाए। आइए अपने मौजू की तरफ चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि रेड प्लैनेट यानी मरीख पर जिंदगी की तलाश में ब्लू प्लैनेट की जानिब से भेजे गए खलाई मिशंस के नज़दीक जिंदगी की पहचान क्या है? ये जानना जरूरी है कि किसी शय को पहचानने से कबल उसके बारे में जानना जरूरी होता है। यानी किसी शय को रिकॉग्नाइज करने के लिए जरूरी है प्रायर कॉग्निशन। जमीन पर मौजूद जिंदगी के बारे में जितनी जानकारी 1990 की दिहाई तक मौजूद थी, नासा ने उसको बुनियाद बनाकर लाइफ को इस तरह डिफाइन किया कि एक लिविंग थिंग या ऑर्गेनिज्म दरअसल सेल्फ सस्टेनिंग केमिकल सिस्टम होता है जो कैपेबल ऑफ डार्विनियन एवोल्यूशन हो। यानी एक ऐसा केमिकल सिस्टम जो अपने आप को मेंटेन कर सके, सेल्फ सस्टेनेंस की एबिलिटी रखता हो और डार्विनियन एवोल्यूशन शो करे, तो उस शय को जानदार करार दिया जा सकता है। सादा लफ्जों में सेल्फ सस्टेनिंग यानी सेल्फ प्रोडक्शन और डार्विनियन एवोल्यूशन डिपेंडेंट है रिप्रोडक्शन पे। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू नासा सेल्फ प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन की एबिलिटी रखने वाली शय जानदार कहलाएगी। सेल्फ प्रोडक्शन ऑटोपोइसिस। ऑटोपोइसिस या ऑटोपोइटिक एबिलिटी दरअसल वो सलाहियत है जिसकी बुनियाद पर कोई जानदार अपने कंपोनेंट्स को बिल्ड और रिपेयर करने के जरिए से अपने आप को मेंटेन रखता है। और इस सलाहियत का नाकाम हो जाना उस इंडिविजुअल की डेथ काज कर देता है। इसके मुकाबले में रिप्रोडक्शन की एबिलिटी का फेलियर दरअसल पूरी स्पीशी के सर्वाइवल को खतरे में डाल देता है। ऑटोपोइसिस या ऑटोपोइटिक एबिलिटी को हम तफसील से इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ऑटोपोइसिस को हम कह सकते हैं कि ऑटोपोइसिस वो सलाहियत है जो किसी जानदार को हॉस्टाइल एनवायरमेंटल कंडीशन में जिंदगी की जमानत देती है, जबकि मॉलिक्यूलर लेवल पर ये सलाहियत दरअसल मेटाबॉलिज्म से पैदा होती है। मेटाबॉलिज्म वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ है जिसको बुनियाद बनाकर हम वायरसेस को नॉन लिविंग करार देते हैं। मेटाबॉलिज्म बेस करता है एक्टिविटी ऑफ बायो कैटलिस्ट पर। आमतौर पे हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करते हैं, टेक्स्ट बुक में आपको नजर आएगा, मेटाबॉलिज्म इज द कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन द बॉडी। लेकिन क्रिटिकली तमाम केमिकल रिएक्शन वो जो बाकायदा बायो कैटलिस्ट के जरिए कैटलाइज हों। बॉडी में पॉसिबल है कि बहुत से रिएक्शन ऐसे हों जिनको एंजाइम कैटलाइज ना कर रहे हों, तो क्रिटिकली वो रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म में शामिल नहीं होते। दरअसल बायोकैटलिस्ट के जरिए उनकी कैटालिसिस का असूल इसलिए अहम है कि ऑर्गेनिज्म अपने रिएक्शंस को जेनेटिकली कंट्रोल करता है। और जेनेटिकली कैटलिस्ट यानी एंजाइम कैसे पैदा होते हैं, सेंट्रल डॉगमा का कॉन्सेप्ट यकीनन आप जानते होंगे, वो इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल, तो मेटाबॉलिज्म इज बेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट जो कि प्राइमरीली एंजाइम्स हैं, दे नीड एनर्जी फॉर कैटालिसिस। हीट ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। लो टेम्परेचर इनएक्टिवेट्स। टेम्परेचर की कमी एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करती चली जाती है। जनरली ये असूल आप जानते हैं कि एवरी 10 डिग्री राइज डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन, और इनवर्सली every 10 degree decline will
reduce the rate of reaction to half. इसी तरह टेम्परेचर अबव ऑप्टिमम डीनेचर देम, और अगर एक ऑप्टिमम से टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो एंजाइम डीनेचर होते हैं, नतीजतन कैटालिटिक एक्टिविटी डिक्लाइन का शिकार होती है। रेट ऑफ कैटालिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म उतना ही ज्यादा होगा जितना कैटालिटिक एक्टिविटी होगी, और अगर कैटालिटिक एक्टिविटी में कमी होगी तो नतीजतन मेटाबॉलिज्म भी डिक्लाइन करता नजर आएगा। सो एट लो टेम्परेचर या एंजाइम्स के डीनेचर होने के नतीजे में अगर मेटाबॉलिज्म खत्म होता है तो नतीजतन लाइफ भी डिसअपीयर होती नजर आती है। कोई ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिव लाइफ उस वक्त शो करता है जब उसके पास एंजाइम की एक्टिविटी के लिए टेम्परेचर जो सूटेबल हो वो अवेलेबल हो, लेकिन टेम्परेचर के डिक्लाइन के नतीजे में लाइफ एक्टिव लाइफ डिसअपीयर होगी और नतीजतन ऑर्गेनिज्म या तो डोरमेंसी में चला जाएगा या फिर डेथ का शिकार हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि लाइफ इज वार्मथ, यानी हरारत जिंदगी है। थर्मल फिजियोलॉजी में थर्मो रेगुलेटर दरअसल वो जानदार होता है that defends a physiologic set point bidirectionally। जिस तरह ऑस्मोसिस के रेफरेंस से हम जानते हैं कि ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में जानदारों को तकसीम किया जाता है, इसी तरह थर्मल रेगुलेशन की सलाहियत की बेस पर ऑर्गेनिजम्स को हम थर्मो रेगुलेटर और थर्मल स्ट्रेटेजिस्ट में तकसीम करते हैं। थर्मल फिजियोलॉजी के मुताबिक एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने थर्मल फिजियोलॉजिक सेट पॉइंट को बाई डायरेक्शनली मेंटेन करे, डिफेंड करे, वो थर्मो रेगुलेटर कहलाएगा। बाई डायरेक्शनल मीन्स कि एक नॉर्मल टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो उसे कम किया जाए, और अगर कम हो जाए तो उसको वापस बढ़ाकर नॉर्मल पे लाया जाए। uses internal metabolic heat production as the primary source of that temperature, not the environment। और ऐसा करने में एक थर्मोरेगुलेटर लाजमी तौर पर डिपेंडेंट होगा इंटरनल मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन या सिंपली मेटाबॉलिक हीट पर, और इसको अगर हम टर्म इस्तेमाल करें तो एंडोथर्म होना जरूरी है। एक थर्मोरेगुलेटर वो ऑर्गेनिज्म है दैट मेंटेन्स ए हाई एंड स्टेबल कोर बॉडी टेम्परेचर, typically 35 to 42 degree centigrade, regardless of the environmental temperature fluctuation। यानी थर्मोरेगुलेटर के लिए ये भी ज़रूरी है थर्मल फिजियोलॉजी के मुताबिक कि उसका बॉडी टेम्परेचर एटलीस्ट 35 और 42 के दरमियान मेंटेन किया जाना चाहिए। सो इन थर्मल फिजियोलॉजी वो जानदार वो ऑर्गेनिज्म जो थर्मोरेगुलेटर कहलाते हैं वो दो ग्रुप्स बनते हैं, एक बर्ड्स और दूसरा मैमल्स। इनके मुकाबले में थर्मल स्ट्रेटेजिस्ट या एनवायरमेंटल निगोशिएटर वो ऑर्गेनिज्म है whose body temperature is largely dictated by the environment। एनवायरमेंट डिक्टेट करेगा बॉडी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, और चेंज इन एनवायरमेंट विल चेंज द बॉडी टेम्परेचर। But who manage thermal challenges through a suite of behavioral, biochemical and life history strategies। थर्मल स्ट्रेटेजिस्ट भी अपने टेम्परेचर को किसी तरह मेंटेन करने की कोशिश तो करेंगे, मैनेज करेंगे, क्योंकि एंजाइम्स की एक्टिविटी के बगैर लाइफ का होना उनके लिए भी मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें किस किस्म के एडॉप्टेशन नजर आएंगी, मसलन प्लांट्स के रेफरेंस से हम जानते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर के ज़रिए दे प्रोड्यूस कूलिंग।
लेकिन इस कूलिंग के जरिए वो किसी एक टेम्परेचर को फिक्स पॉइंट पर मेंटेन नहीं करते। जो थर्मोरेगुलेटर के हवाले से हमने कहा कि वो बाई डायरेक्शनली मेंटेन करेंगे, तो प्लांट बाई डायरेक्शनली अपने सेट पॉइंट को मेंटेन नहीं कर सकता। इसी तरह प्लांट्स के अंदर हाई टेम्परेचर पे हम देखते हैं कि हीट शॉक प्रोटीन का पैदा होना, या लो टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन को फ्रीजिंग से बचाने के लिए उसकी केमिस्ट्री का चेंज होना, बायोकेमिस्ट्री का। ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हमें नजर आएंगी। बट अकॉर्डिंग टू थर्मल फिजियोलॉजी, थर्मोरेगुलेटर क्योंकि बाई डायरेक्शनली डिफाइन करता है अपने सेट पॉइंट को, तो प्लांट्स जिनको बुक्स के अंदर इस हेडिंग के साथ डिस्क्राइब किया गया है कि थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, वो अपने क्रिटिकल मीनिंग में दे आर नॉट थर्मो रेगुलेटर्स। They don't have a fixed physiological set point in the same way. Instead, they optimize function across a changing temperature landscape. थर्मल स्ट्रेटेजिस्ट थर्मोरेगुलेटर्स के बरअक्स फिजियोलॉजिकली एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं रखते। मसलन ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री को मेंटेन करती है, तो हम सिंपली ये कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी के तमाम एंजाइम्स 37 पर ऑप्टिमाइज हैं। दिन हो या रात, राउंड द क्लॉक ह्यूमन बॉडी के एंजाइम्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देते नजर आएंगे। लेकिन थर्मल स्ट्रेटेजिस्ट के केस में, क्योंकि राउंड द क्लॉक एक फिजियोलॉजिकल सेट पॉइंट मौजूद नहीं है या उसको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर बॉडी हमें चेंजिंग टेम्परेचर कंडीशन के अंदर ऑप्टिमाइज नजर आएगी। यानी मुख्तलिफ एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर आपको मुख्तलिफ मिलेगा ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। थर्मोरेगुलेशन, थर्मल टेम्परेचर क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिजम्स को हम दो मेन सिस्टम्स के जरिए क्लासिफाई करते हैं। एक सिस्टम टेम्परेचर स्टेबिलिटी को बुनियाद बनाता है। टेम्परेचर स्टेबिलिटी को बुनियाद बनाकर तमाम ऑर्गेनिजम्स या तो होम्योथर्म या फिर पोइकिलोथर्म्स की कैटेगरी में फॉल करते नजर आते हैं। होम्योथर्म जिनकी बॉडी का टेम्परेचर हमें स्टेबल नजर आएगा, जबकि पोइकिलो इंडिकेट्स वेरिएशन, यानी एक स्टेबिलिटी की बजाय टेम्परेचर वेरी करता नजर आता है। दूसरा सिस्टम यूज करता है क्राइटेरिया ऑफ हीट सोर्स। इस क्राइटेरिया के मुताबिक ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू एंडोथर्म एंड एक्टोथर्म। एंडोथर्म का प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट, एंडो यानी इनसाइड द बॉडी, दैट इज मेटाबॉलिक हीट होता है, जबकि एक्टोथर्म अपने बॉडी टेम्परेचर के लिए एक्टो यानी एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट नजर आते हैं। सो वी कैन डिवाइड ऑल द ऑर्गेनिजम्स फॉलोइंग एनी ऑफ द टू सिस्टम्स। इन दोनों सिस्टम को फॉलो करें, दोनों क्राइटेरिया पर अगर बेस करें, तो ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हाउस लिजर्ड को अगर हम यहाँ इस सिस्टम के जरिए ऑब्जर्व करें कि वो किस कैटेगरी में फॉल करती है, तो हाउस लिजर्ड एक्टोथर्म है। रेप्टाइल्स एक्टोथर्म होते हैं, एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है उनका बॉडी टेम्परेचर, इसीलिए सर्दियों में छिपकलियां घरों से गायब नजर आती हैं। ये एक्टोथर्मिक रेप्टाइल्स अगर ऊपर वाले क्राइटेरिया यानी टेम्परेचर स्टेबिलिटी पर अगर इनको रखा जाए, तो दे शो पोइकिलोथर्मी, क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ वेरी करता नजर आता है। जबकि ह्यूमंस या मैमल्स को अगर हम इन्हीं सिस्टम में कैटेगराइज करें, तो ह्यूमंस, मैमल्स आर एंडोथर्म्स एंड दे फॉल इन होम्योथर्मी। यानी मैमल्स एंडोथर्मिक होम्योथर्म्स हैं। लेकिन यहीं पर कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि बिलोंग तो करते हैं बर्ड्स और मैमल्स से, जिनको हमने थर्मो रेगुलेटर्स का नाम दिया, मसलन हमिंग बर्ड और बैट्स, ये ऑर्गेनिज्म बज़ाहिर बॉडी टेम्परेचर चेंज करते नजर आते हैं। लेकिन
साइंटिस्ट इनको पाइकिलोथर्म्स में प्लेस नहीं करते। उसकी रीजन ये है कि बज़ाहिर तो ये इनका बॉडी टेम्परेचर पाइकिलोथर्म की तरह वेरी करता है, यानी स्टेबल नहीं रहता। लेकिन पाइकिलो दरअसल इरेगुलरिटी को शो करता है, जबकि हेट्रोथर्म रेगुलेटर्स हैं, थर्मो रेगुलेटर्स के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है? दरअसल पाइकिलोथर्म का बॉडी टेम्परेचर उनकी मर्जी के बरखिलाफ एनवायरनमेंट के साथ वेरी करता नजर आता है, जबकि हेट्रोथर्म एंडोथर्मिक होने के नतीजे में इस काबिल हैं कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबल कर सकें, लेकिन राउंड द क्लॉक स्टेबल करते नजर नहीं आते। टेम्परेचर वेरी करता है, लेकिन पाइकिलोथर्म की तरह एनवायरनमेंट डिपेंडेंट नहीं, बल्कि उनकी जरूरत के हिसाब से। यानी जब उन्होंने एक्टिव परफॉर्मेंस करनी हो तो उस वक्त वो बॉडी टेम्परेचर को लाइक होम्योथर्म्स मेंटेन करते नजर आते हैं, एंडोथर्मिक एबिलिटी उनके पास है। और जब वो इनएक्टिव पीरियड में होते हैं तो दरअसल एनर्जी सेव करने के लिए बज़ाहिर पाइकिलो नजर आते हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर फैकल्टेटिव होम्योथर्म। तो टेक्निकली हेट्रोथर्म्स को हम अगर हीट सोर्स की बुनियाद पे क्लासिफाई करें तो दे आर एंडोथर्म्स, एंड टेम्परेचर स्टेबिलिटी के बेस पर उनको हम फिर पाइकिलोथर्म की बजाय एक टिपिकल कैटेगरी हेट्रोथर्म कहकर डिस्क्राइब करते हैं। और अगर उनको इन दोनों ही में से, यानी होम्योथर्म और पाइकिलोथर्म में किसी में प्लेस करना हो, तो हम उनको फिर फैकल्टेटिव होम्योथर्म कहेंगे। इसको एनालॉगस हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक रूम के अंदर हमारे पास मेन सोर्स ऑफ हीट जो है, प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट, वो ये फायर है। इस फायर से पैदा होने वाली हीट के जरिए इस रूम का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। सो द होम्योथर्म्स sorry so the endotherms have the primary source of heat, that is metabolic heat. अब होम्योथर्म इस हीट को इस्तेमाल करके रूम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं राउंड द क्लॉक, लेकिन हेट्रोथर्म एंडोथर्मी रखने के बावजूद जरूरत के हिसाब से रूम टेम्परेचर को कभी मेंटेन करते हैं और कभी नहीं करते। सो दे आर फैकल्टेटिव होम्योथर्म्स, ना के पाइकिलोथर्म्स। ह्यूमंस या mammals, they are obligate endothermic homeotherms. Obligate, they are primarily dependent on endothermic heat generation, and they are obligate homeotherm. Obligate homeotherm, they maintain their body temperature around the clock. ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, एक सिंपल फार्मूले की शक्ल में उसको डिस्क्राइब किया जाए तो बॉडी हीट will be equal to 1 plus 2 minus 3. 1 is the heat generation inside the body या मेटाबॉलिज्म से पैदा होने वाली हीट inside the body, plus 2 means heat gain from the environment जो बाहर से ऐड होगी, और minus 3 means heat loss from the body to the environment. Normal body temperature depends on when, where, and in whom it is measured. Body is warmest in the deep core and cooler near the surface, the shell. बॉडी के टेम्परेचर को हम दो टर्म्स के साथ डिस्क्राइब करते हैं, कोर टेम्परेचर और शेल टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर से मुराद मेनली बॉडी के उन पार्ट्स का टेम्परेचर है जहां पर बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स यानी हार्ट, लंग्स वगैरह मौजूद हैं, थोरैक्स और एब्डोमेन। जबकि शेल टेम्परेचर बॉडी के उन पार्ट्स को कहा जाता है जिन्हें पेरिफेरी कह लें, जो एनवायरनमेंट के ज्यादा करीब है। तो बॉडी आपको वार्मेस्ट टेम्परेचर शो करती नजर आएगी इन द डीप कोर, एंड इट विल बी कूलर नियर द शेल। अगर हम इस डायग्राम पे नजर डालें तो डायग्राम के अंदर आपको मुख्तलिफ कलर्स में
बॉडी का टेम्परेचर शो होता नजर आएगा। रेड कलर में इट इज द कोर टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर इन केस ऑफ बोथ डायग्राम्स, ये दोनों डायग्राम दरअसल शो करती हैं इन कोल्ड सराउंडिंग एंड हॉट सराउंडिंग में बॉडी का टेम्परेचर हमें किस तरह वेरी करता नजर आता है। अगर हॉट सराउंडिंग में अगर हम नजर डालें जो कि लेफ्ट पर है, तो यहाँ पे आपको ये रेड कलर लेग्स के अंदर भी नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ कोल्ड सराउंडिंग में लेग्स मुकम्मल तौर पे ब्लू कलर शो कर रही हैं। इट मींस कि जो कोर बॉडी टेम्परेचर 37 बॉडी होम्योस्टैटिकली मेंटेन करती है, इसका एरिया गर्मी और सर्दी में वेरी करता है। गर्मियों में कोर टेम्परेचर 37 आपको ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में फैला नजर आएगा, जबकि सर्दी में ये कोर सिमट कर थोरैक्स और एब्डोमेन और हेड रीजन में नजर आ रहा है। तो बॉडी होम्योस्टैटिकली जो सेट पॉइंट मेंटेन करती है 37, वो तो कोर टेम्परेचर है। इस कोर के बाहर येलो कलर में एक इंटरमीडिएटरी जोन नजर आ रहा है, जहां पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट 36 टेम्परेचर मेंटेन होता है। लेकिन बॉडी के वो पार्ट्स जो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, जो हमें यहाँ पे ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं, तो गर्मी के मौसम में समर्स में ये ब्लू पार्ट आप देखें कि बहुत थोड़ा रह गया है। और इस थोड़े का टेम्परेचर कितना होगा? 32 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्दियों में यही 32 डिग्री आपको पूरे आर्म पूरी लेग्स के अंदर नजर आएगा। तो शेल टेम्परेचर भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इवन वेरी करता नजर आएगा। यानी आर्म में 32 है, तो इसी आर्म के टर्मिनल पार्ट यानी हैंड में ये टेम्परेचर आप देख सकते हैं 28 पर नजर आ रहा है, जबकि थाई में ये 34 है। तो शिन के पार्ट पर ये 31 डिग्री है। तो इट डिपेंड्स के किस मौसम में और बॉडी के किस पार्ट का टेम्परेचर आप नोट कर रहे हैं, तो उस नो तो बॉडी का टेम्परेचर आपको वेरी करता नजर आता है। Human body temperature is set for 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। अभी हमने डायग्राम में देखा कि सर्दी हो या गर्मी हो, कोर टेम्परेचर 37 मेंटेन हो रहा है। लेकिन बॉडी टेम्परेचर हमें राउंड द क्लॉक फ्लक्चुएट करता नजर आता है। ये फ्लक्चुएशन तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.8 फ़ारेनहाइट की है, जो 24 घंटे के एक साइकिल की शक्ल में नजर आती है, जिसको सिरकैडियन साइकिल कहा जाता है। हम पहले होम्योस्टैसिस में डिस्कस कर चुके हैं कि ये चेंज भी दरअसल टेम्पोरल होम्योस्टैसिस या प्रिडिक्टिव होम्योस्टैसिस का नतीजा है। यानी एक सेट पॉइंट से डेविएशन बज़ाहिर डेविएशन है, लेकिन एक्चुअली इट इज प्रिडिक्टिव होम्योस्टैसिस, जिसके नतीजे में बॉडी का टेम्परेचर हमें लोएस्ट नजर आएगा इन अर्ली मॉर्निंग एंड हाईएस्ट इन द लेट आफ्टरनून इन प्रिडिक्शन ऑफ बॉडी एक्टिविटी। मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर। All organisms exchange heat with their environment through four physical processes. तमाम जानदारों में ये चार प्रोसेस हमें नजर आते हैं, जिनके जरिए ऑर्गेनिज्म की बॉडी हीट के ट्रांसफर में इन्वॉल्व नजर आएगी। ये चार मैकेनिज्म रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन वैसे तो तमाम बॉडीज एमिट करती हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्योंकि एज कंपेयर टू नॉन लिविंग गर्म होता है, तो लिविंग थिंग्स में रेडिएशन हमें ज्यादा निकलते नजर आते हैं। कंडक्शन, डायरेक्ट कांटेक्ट के नतीजे में हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है। कन्वेक्शन में हीट हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो करेगी थ्रू मीडियम। अब यहाँ पर मीडियम का मतलब सिंपली एयर या वाटर नहीं है। थर्मल फिजियोलॉजी में ये जहन में रहे कि कन्वेक्शन मीडियम के थ्रू है, लेकिन एयर जब मूव करती है यानी विंड, देन कन्वेक्शन टेक्स
प्लेस। इसी तरह पानी मीडियम जरूर है, लेकिन पानी जब मूव कर रहा होगा, फ्लो होगा, तो तब कन्वेक्शन होगी, वरना वो कंडक्शन ही कहलाएगी। सिमिलरली द फोर्थ प्रोसेस इज एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के जरिए भी बॉडी हीट लूज करती है। तो इन चार में से पहले तीन के जरिए से बॉडी कैन गेन एंड लॉस हीट। अलबत्ता एवेपोरेशन के जरिए सिर्फ और सिर्फ हीट लॉस ही पॉसिबल होता है। पैसिव मैकेनिज्म्स, रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। जो मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर है, उनमें से इन चार में से तीन, यानी रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये पैसिव मैकेनिज्म कहलाते हैं। पैसिव मैकेनिज्म वो जिनको बॉडी एक्टिवली रेगुलेट नहीं कर सकती, यानी इनके ऊपर बॉडी का इख्तियार नहीं है डायरेक्टली, अलबत्ता इनडायरेक्टली हमें बॉडी अडॉप्ट करती नजर आती है एक्टिव मैकेनिज्म के जरिए। फिजियोलॉजी में रेगुलेशन उन्हीं मैकेनिज्म के जरिए पॉसिबल होती है जो एक्टिव हो, क्योंकि एक्टिव में एनर्जी खर्च ऑर्गेनिज्म अपनी मर्जी से करता है। तो जब मर्जी से कोई काम होता है तो उसके अंदर रेगुलेशन पॉसिबल होती है। रेडिएशन को बॉडी रोक नहीं सकती, लेकिन रेडिएशन को कम किया जा सकता है, क्योंकि रेडिएशन कहाँ से जनरेट होंगे? बॉडी सरफेस से, स्किन से। तो वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन जो कि फिजियोलॉजिकली एक्टिव मैकेनिज्म है, क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन से ब्लड सप्लाई स्किन को ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली रेडिएशन के जरिए ज्यादा हीट लॉस भी मुमकिन होगा। कंडक्शन के जरिए हीट लॉस ज्यादा हो सकता है। कन्वेक्शन के जरिए हीट लॉस को बढ़ाया जा सकता है थ्रू वेजोडाइलेशन। लेकिन अगर हीट को कंजर्व करना हो, जाया होने से बचाना हो, रेडिएशन कम करने हो, कंडक्शन कम करनी हो, कन्वेक्शन को कम करना हो, तो ऑटोमेटिकली वेजो कंस्ट्रिक्शन की फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के जरिए से हीट को कंजर्व भी किया जा सकता है। और फाइनली स्वेटिंग इज एक्टिव मैकेनिज्म, जिसमें बॉडी में एक्स्ट्रा हीट को आसानी के साथ एनवायरनमेंट में धकेला जा सकता है। सो थर्मोरेगुलेशन के अंदर एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, ये क्लियर होना जरूरी है। और बॉडी रेगुलेट करेगी थ्रू एक्टिव मैकेनिज्म्स। ये है ह्यूमन बॉडी का ब्रेन, और ब्रेन का वो खास पार्ट जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान एक ब्रिज, एक पुल का काम करता है, और सेंसरी इंफॉर्मेशन को हार्मोनल रिस्पांस देने के लिए कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल मैसेंजर्स, ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड किया जा सके। हाइपोथैलेमस के डिफरेंट पार्ट्स में जो ग्रीन पार्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, ये है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ एंटीरियर हाइपोथैलेमस, जिसमें रिजाइड करता है बॉडी का थर्मोस्टेट। ये थर्मोस्टेट रीजन इंटीग्रेट करता है टू स्ट्रीम्स ऑफ थर्मल इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन की दो स्ट्रीम कहाँ से आती हैं? पहली स्ट्रीम सेंट्रल थर्मो रिसेप्टर्स, जो कि न्यूरॉन्स हैं विद इन इटसेल्फ, यानी थर्मो हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स डायरेक्ट ब्लड के टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। और दूसरी इंफॉर्मेशन स्ट्रीम इसको मिलती है पेरिफेरल थर्मो रिसेप्टर्स से, जो कि कोल्ड और वार्मथ रिसेप्टर्स हैं, खास तौर पर स्किन में और कुछ बहुत से डीप बॉडी टिश्यूज के अंदर। होम्योस्टैटिक कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर्स में हाइपोथैलेमस का काम कंट्रोल सेंटर का है, जो इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद डिसाइड करता है अप्रोप्रिएट इफेक्टर। इफेक्टर्स के अंदर सबसे मेन प्लेयर इंटेगुमेंट, क्यूटिस या स्किन। स्किन वर्क्स एज प्राइमरी हीट एक्सचेंजर। Skin is involved in gain, loss, and conservation of heat. It utilizes the mechanisms of conduction, convection, radiation, and evaporation.
यानी हीट ट्रांसफर के जो टोटल 4 मैकेनिज्म हैं वो सब के सब स्किन के साथ मिलकर काम करते नजर आते हैं। Skin comprises of epidermis and dermis with millions of eccrine sweat glands। ये राइट साइड पर जो ब्लू कलर में हमें एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड दो तरह के होते हैं, एपोक्राइन और एक्राइन। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स की सिक्रीशन प्रोटीन और लिपिड रिच होती है, और बैक्टीरिया के इफेक्ट से वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम पसीने की बू का नाम देते हैं। अलबत्ता थर्मोरेगुलेशन के हवाले से एपोक्राइन ग्लैंड के मुकाबले में एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा बड़ी तादाद में हैं। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं आर्मपिट्स ग्रॉइन एरिया में, जबकि पूरी बॉडी के ऊपर एक्राइन स्वेट ग्लैंड वाटरी स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, जिसका वाटर एवापोरेट होकर कूलिंग की सेंसेशन पैदा करता है। इसके अलावा स्किन कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को एक हद तक कंट्रोल करने के लिए वेजो मोशन के जरिए से अहम रोल प्ले करती नजर आती है। क्यूटेनियस वेजो मोशन यानी स्किन को सप्लाई करने वाली, स्किन को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स की वेजो डायलेशन से ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन के नतीजे में ब्लड सप्लाई कम होगी। उसका नतीजा ये होगा कि समर और विंटर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वेरिएबल ब्लड सप्लाई पॉसिबल होगी, और कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को उसके अकॉर्डिंगली बढ़ाना और कम करना मुमकिन होगा। सो स्किन इज द मेन प्लेयर ऑफ थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटेजी, जहां पर ये तमाम मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए हीट गेन, लॉस और कंजर्वेशन में इन्वॉल्व नजर आती है। स्किन एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन पर्सन में तकरीबन 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया रखती है। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन कहलाती है अपने सरफेस एरिया के बिहाफ पर, और इस सरफेस एरिया का 3/5 यानी तकरीबन 60% जो स्किन है, बॉडी सरफेस जिसको हम सिंपली कहते हैं, ये स्किन हमें नजर आती है अराउंड आर्म्स एंड लेग्स, दैट आर anatomically known as extremities. Extremities include arms and legs. तो स्किन जो के मेन प्लेयर अभी हमने कहा, वो स्किन पूरी बॉडी के गिर्द मौजूद है, लेकिन स्किन का वो पार्ट जो खास तौर पे आर्म्स और लेग्स के गिर्द मौजूद है, वो थर्मोरेगुलेशन में मेन ट्रंक की स्किन के मुकाबले में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज के गिर्द पाई जाने वाली स्किन कैन डिसिपेट अबाउट 220 joules ऑफ हीट एनर्जी पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर स्किन एक सेकंड में 220 जूल हीट डिसिपेट करने की सलाहियत रखती है, और 220 जूल मीन 220 वॉट। इसकी वजह क्या है? द क्रिटिकल एनाटॉमिकल फीचर ऑफ हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो यानी स्ट्रक्चर के वॉल्यूम किसी स्ट्रक्चर के सरफेस एरिया को उसके वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड करें, तो आने वाली वैल्यू हाई होने का मतलब है कि सरफेस एरिया ज्यादा और वॉल्यूम कम। आर्म्स और लेग्स को अगर हम मेन ट्रंक से कंपेयर करें, तो मेन ट्रंक में वॉल्यूम ज्यादा है, सरफेस एरिया मुकाबलतन कम है, लेकिन एक्सट्रीमिटीज के अंदर ऑटोमेटिकली वॉल्यूम कम कम और सरफेस एरिया ज्यादा होने के नतीजे में दरअसल ये एनाटॉमिकल फीचर इन साइट्स को प्राइम साइट बनाता है फॉर हीट एक्सचेंज। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो एक इंतहाई अहम फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जिसको हम खास तौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे। हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो की बुनियाद पर एक्सट्रीमिटीज इस काबिल हैं कि मैक्सिमम
हीट एक्सचेंज कर सकें। So extremities dissipate heat by vasodilation and sweating. They are involved in conservation of heat, supported by vasoconstriction, and they can generate heat via shivering. मसल्स जो आर्म्स और लेग में प्रेजेंट हैं उनकी शिवरिंग के नतीजे में थर्मोजेनेसिस भी यहाँ पर होती है। एक्सट्रीमिटीज के अंदर एनाटॉमिकली तो आर्म्स और लेग्स को शामिल किया जाता है, अलबत्ता थर्मल फिजियोलॉजी में इसी हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो की बिना पर ईयर्स और टिप ऑफ द नोज को भी एक्सट्रीमिटीज में शामिल करते हैं, क्योंकि ये भी फौरी तौर पे आपको कह लें कि ठंडक में तेज एकदम ठंडी होती और गर्मी के मौसम में एकदम गर्म होती नजर आएंगी। यानी पसीना ना भी आए तो कान की लो से हमें हीट निकलती हुई ज्यादा महसूस होती है। सो एक्सट्रीमिटीज प्ले अ मेजर रोल विद इन द पार्ट ऑफ स्किन। स्किन एपिडर्मिस और डर्मिस पर मुश्तमिल होती है, जबकि स्किन के नीचे हाइपोडर्मिस पे यानी सबक्यूटेनियस फैट की हमें एक लेयर नजर आती है। ये सबक्यूटेनियस फैटी लेयर एक पैसिव इंसुलेशन का काम करती है एंड मेक्स हीट कंजर्वेशन पॉसिबल। एडिपोज टिश्यू पर मुश्तमिल ये सबक्यूटेनियस फैट लो थर्मल कंडक्टिविटी रखने के नतीजे में दरअसल एक बैरियर का काम करती है, इंसुलेटर का काम करती है। ये इंसुलेटर बेनिफिट भी देता है और लायबिलिटी भी बन जाता है। बेनिफिशियल कब होगा? इन केस ऑफ कोल्ड। कोल्ड एनवायरनमेंट में कोर बॉडी से हीट का बाहर निकलना, जाया होना पॉसिबल नहीं होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंसुलेशन। लेकिन गर्म मौसम के अंदर इसी कोर बॉडी से एक्स्ट्रा हीट का बाहर निकलना क्योंकि मुश्किल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वार्म क्लाइमेट के अंदर ये बैरियर उल्टा मसले का सबब भी बन सकता है। यही वजह है कि खासतौर पे ओबीज पर्सन्स जिनमें फैट की ज्यादा मिकदार हमें नजर आती है बॉडी में डिपॉजिट, उन्हें गर्मी ज्यादा महसूस इसलिए होती है कि कोर बॉडी से हीट का बाहर निकलना इस इंसुलेटर के मौजूदगी की वजह से मुश्किल हो जाता है। मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम एक्ट एज एमरजेंसी हीट जनरेटर। इमरजेंसी हीट जनरेटर यानी अगर हम इसको स्किन से कंपेयर करें तो स्किन इमरजेंसी हीट डिसिपेटर का रोल प्ले करती नजर आती है, जबकि मस्कुलर सिस्टम अगर बॉडी को फौरी तौर पे हीट दरकार हो तो फौरी तौर पर हीट जनरेट करते हुए नजर आते हैं, यानी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। मस्कुलर सिस्टम रेस्टिंग कंडीशन में पैदा होने वाली मेटाबॉलिक हीट का 20 to 30% कंट्रीब्यूट करता है। अलबत्ता विगरस एक्सरसाइज के केस में रेस्टिंग मोड में प्रोड्यूस होने वाली हीट को 30 से 40 गुना तक बढ़ा दिया जाए तो मस्कुलर सिस्टम रेस्टिंग के मुकाबले में 30 to 40 टाइम्स मोर हीट जनरेट करने की सलाहियत रखता है। मस्कुलर सिस्टम ये हीट जनरेट करता है शिवरिंग, जिसे कपकपाहट भी कहा जाता है। शिवरिंग यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन। शिवरिंग को अगर डिफाइन करें तो शिवरिंग दरअसल इनवॉलेंट्री रैपिड एसिंक्रोनस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल को कहा जाता है, जिससे हीट जनरेट होती है। दरअसल मसल की कॉन्ट्रैक्शन से हीट जनरेट नहीं होती। एक्चुअली जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इट विल रिक्वायर एटीपी एंड द सेल विल प्रोड्यूस एटीपी थ्रू ऑक्सीडेशन, जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हीट जनरेट होती है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के जरिए से, और हम जानते हैं बायो एनर्जेटिक्स के हवाले से कि फूड एनर्जी का यानी ग्लूकोज को अगर हम मेटाबोलाइज करें थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन तो 60% एनर्जी हीट की शक्ल में
कन्वर्ट होती है, जबकि सिर्फ 40% एनर्जी एटीपी की शक्ल इख्तियार करती है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जब सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस तेजी के साथ होता है, तो दरअसल हीट मेटाबॉलिज्म के जरिए से प्रोड्यूस होती है। मस्कुलर सिस्टम के मुकाबले में बच्चों में, क्योंकि मसल्स ज्यादा डेवलप नहीं होते, तो एक्यूट थर्मोजेनेसिस फौरी तौर पर हीट जनरेट करने के लिए नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का मैकेनिज्म नेचर ने ब्राउन एडिपोज टिश्यू की शक्ल में रखा है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया में एक खास प्रोटीन, जिसे अनकपलिंग प्रोटीन 1 या यूसीपी 1 और थर्मोजेनिन का नाम देते हैं, ये रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी की प्रोडक्शन को बाईपास करती है और सारी की सारी एनर्जी हीट की शक्ल में कन्वर्ट होती है। तो न्यूबॉर्न्स के अंदर ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू दरअसल फौरी तौर पर ज्यादा हीट जनरेट करने के काबिल बनाती है। जदीद तहकीक ने यह साबित किया है कि अगरचे ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू न्यूबॉर्न्स के लिए ज्यादा क्रिटिकल है, लेकिन एडल्ट पर्सन्स के अंदर भी जदीद टेक्निक्स के जरिए से इसकी मौजूदगी साबित हो चुकी है। पहले ये ख्याल किया जाता था कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू सिर्फ न्यूबॉर्न में ही पाई जाती है, लेकिन अब ये साबित हो चुका है कि बहुत से एडल्ट्स में इसकी बड़ी मिकदार हमें नजर आती है। थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का एक अहम प्लेयर है, लेकिन एक्यूट थर्मोजेनेसिस के मुकाबले में इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोनिक थर्मोजेनेसिस, क्रोनिक लॉन्ग टर्म। थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन T3 और T4 जीन एक्सप्रेशन पर असरअंदाज होते हैं और जीन के एक्सप्रेशन के नतीजे में माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करने का सबब बनते हैं और अल्टीमेटली बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। जब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ने का मतलब है एनर्जी की डिमांड ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा डिमांड पूरी होगी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और जब फूड जितना ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो T3 T4 के जरिए से बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट का बढ़ना और साथ ही हीट की प्रोडक्शन पॉसिबल है, होती है। लेकिन आमतौर पर ये एक्यूट केसेस में इसका रोल ज्यादा नजर नहीं आता। ये क्रोनिक एलिवेशन है T3 और T4 की, जो जनरेट करती है मोर हीट एट रेस्ट विदाउट एनी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन यानी शिवरिंग से हटकर नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ हार्मोन फिजियोलॉजिकली पॉसिबल है। फिजियोलॉजिकली thyroid hormone remain within the normal lab reference range, simply shifting to the lower end in summer and the higher end in winter. थायराइड ग्लैंड क्रोनिक नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में इन्वॉल्व है। इसका एक मतलब ये है कि सर्दियों में थायराइड ग्लैंड की सिक्रेशन बाय डिफॉल्ट या प्रेडिक्टिव होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म के जरिए से बढ़ा दी जाती है, क्योंकि सर्दियों में गर्म जिस्म और बाहर के एनवायरनमेंट जो कि कोल्ड होगा उसमें टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ जाता है, इसलिए हीट के ज़ाया होने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं, तो हीट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो एक सिरकैनुअल रिदम के तौर पर ह्यूमन बॉडी को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें नजर आएगा कि लैब रेफरेंस रेंज यानी किसी ह्यूमन बॉडी को सर्दियों और गर्मियों में थायराइड की सिक्रीशन चेक की जाए, तो गर्मियों में
हमें रेंज के लोअर एंड पर वैल्यू नजर आएगी, जो कि सपोर्ट करेगी गर्मियों में। लोअर एंड का मतलब कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस ना हो, जो कि गर्मियों को सपोर्ट करेगी। और सर्दियों में हमें नजर आएगा कि थायराइड की सिक्रीशन रेफरेंस रेंज में हायर एंड की तरफ है, जो इंडिकेट करती हैं कि सर्दी में क्योंकि ज्यादा हीट जनरेशन की जरूरत है, तो बॉडी एक सिरकैनुअल बायोरिदम, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं होम्योस्टेसिस के लेक्चर में एज ए टेम्पोरल होम्योस्टैटिक स्ट्रेटेजी, तो बॉडी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है इन एडवांस प्रिडिक्शन के तौर पर, और थायराइड ग्लैंड उसमें मेन रोल प्ले करता नजर आता है। aquatic सॉरी बहुत से मैमल्स और बर्ड्स के अंदर हमें उनके लंग्स अडॉप्टेड नजर आते हैं एक खास फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिसे कहते हैं पेंटिंग। पेंटिंग के जरिए से कूलिंग हासिल की जाती है, लेकिन ह्यूमन जो कि मैमल्स ही का पार्ट है, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स पेंटिंग के लिए अडॉप्टेड नहीं है। फिर भी एन एसेंशियल कंडीशनर ऑफ इंस्पायर्ड एयर के तौर पर, यानी अगर ठंडी हवा इनहेल की जाए तो उसको बॉडी के टेम्परेचर पर लाने के लिए हीट बॉडी लूज करेगी। ड्राई एयर को ह्यूमिडिफाई करने के लिए बॉडी से वाटर लॉस होता है। तो बॉडी लूज करती है हीट भी, वाटर भी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, लेकिन रिक्लेम्स बोथ ऑन एक्सपिरेशन। जो हीट और वाटर इंस्पायर्ड एयर को गर्म करने और उसको ह्यूमिडिफाई करने के लिए बॉडी लूज करती है, वो एक्सपिरेशन के वक्त उसकी अक्सरियत को रिक्लेम भी कर लिया जाता है। अलबत्ता इसका नेट इफेक्ट जरूर सामने आता है, और वो है स्मॉल कंटिन्यूअस लॉस ऑफ हीट एंड वाटर। यानी ह्यूमन लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम थर्मो रेगुलेशन में तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बॉडी हीट के लॉस में उसका माइनर रोल जरूर है। ये माइनर रोल खासतौर पर उस वक्त नोटेबल हो जाता है जब एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा कोल्ड हो, ड्राई कंडीशंस हो, और ब्रीदिंग हैवी हो। तो ऐसी सूरत में बॉडी से ज्यादा हीट का लॉस ज्यादा नुकसान का सबब बन सकता है। aquatic मैमल्स, मैमल्स जो हमने डिस्कस किया कि मैमल्स थर्मो रेगुलेटर हैं, और उनके लिए जरूरी है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को एक खास सेट पॉइंट पर मेंटेन करें। फॉर एग्जांपल ये aquatic मैमल जो आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रही है, वेल, इसका कोर बॉडी टेम्परेचर 36 मेंटेन होता है उन सर्द पानियों में भी जहां पर बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद है, यानी तकरीबन बर्फ बनने के करीब। ऐसे में ये थर्मो रेगुलेटर किस तरह से अपने कोर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और हीट के लॉस को रोकते हैं, यानी कंजर्वेशन कैसे करते हैं। तो नेचर में हमें एक काउंटर करंट हीट एक्सचेंज की एडॉप्टेशन नजर आती है। होता क्या है कि इनके वो पार्ट जिनको हम अपेंडिज कहेंगे, यानी ये फ्लिपर, इस फ्लिपर में आने वाली वे आर्टरी जो कि गर्म खून लेकर बाहर आती है। अब अगर ये गर्म खून बाहर कांटेक्ट में डायरेक्ट आया कैपिलरी बेड में, तो नतीजा ये होगा कि हीट बाहर लॉस होगी, और इस तरह हीट का लॉस होना आहिस्ता आहिस्ता कोर बॉडी टेम्परेचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो काउंटर करंट हीट एक्सचेंज में होता क्या है कि वो ब्लड जो वेन्स के जरिए वापस बॉडी में जा रहा है, वो आने वाले ब्लड से हीट को वापस लेता हुआ बॉडी में जाता है। यानी अगर हम इस राइट साइड पे डायग्राम पे गौर करें, तो ये है आर्टरी जिसमें ब्लड 37 डिग्री, हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि 37 डिग्री का ब्लड बाहर आ रहा है आर्टरी के जरिए। बाहर आते हुए इसके साथ वो वेन जो बॉडी में वापस जा रही है, इसके अंदर
कोल्ड ब्लड मौजूद है, ऑटोमेटिकली ये साथ साथ पैरेलल होने के नतीजे में ब्लड से हीट निकलकर वेन में दाखिल होती है और आर्टरी का ब्लड ठंडा होता चला जाता है। यानी आर्टरी का ब्लड जब पेरिफेरल टर्मिनल पे पहुंचेगा तो उसमें ज्यादा हीट कंटेंट नहीं होगा, नतीजतन हीट ज्यादा जाया नहीं होगी। तो काउंटर करंट हीट एक्सचेंज के जरिए से एक्वाटिक मैमल जो कि थर्मो रेगुलेटर्स हैं, वो इस तरह कंजर्वेशन ऑफ हीट करते नजर आते हैं। यहाँ पर हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं जबकि हमारा सिलेबस तो ह्यूमन का है? उसकी वजह यह है कि ह्यूमन बॉडी भी अपने एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन का टेम्परेचर मेन बॉडी से कम रखने के लिए इसी काउंटर करंट हीट एक्सचेंज को इस्तेमाल करती नजर आती है। अगर आप उस ऑर्गन को समझ गए हैं, गैस कर चुके हैं, तो कमेंट्स में जरूर जवाब दीजिएगा। थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटजीज। इन कोल्ड टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी में रिसेप्टर स्किन और विद इन द थर्मोस्टेट डिटेक्ट करते हैं कोल्ड या डिक्लाइन इन बॉडी टेम्परेचर का स्टिमुलस। ये स्टिमुलस हाइपोथैलेमस कंट्रोल सेंटर में पहुंचता है। हाइपोथैलेमस फर्दर डिसाइड करता है कि इस प्रॉब्लम का करेक्टिव रिस्पांस क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कैनन्स करेक्टिव और रिएक्टिव होम्योस्टेसिस। करेक्टिव रिस्पांस के तौर पर हीट कंजर्वेशन और हीट जनरेशन के मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करने की जरूरत है। तो हीट कंजर्वेशन के लिए क्यूटेनियस वेजो कंस्ट्रिक्शन के प्रोसेस को शुरू कर दिया जाता है, यानी स्किन को जो ब्लड सप्लाई है उसे कम कर दिया जाएगा, नतीजतन कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन के जरिए से हीट लॉस को के जरिए होने वाले हीट लॉस को रोका जाएगा। साथ ही साथ जो हीट लूज हो चुकी उसको कंपेंसेट करने के लिए बॉडी विल जनरेट हीट थ्रू शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, एक एक्यूट मैकेनिज्म के तौर पर, और एक लॉन्ग टर्म या क्रोनिक मैकेनिज्म के तौर पर T3 T4 की रिलीज को बढ़ाया जाएगा। इन तमाम मैकेनिज्म्स की एक्टिवेशन के नतीजे में बॉडी में हीट जनरेट होगी, हीट कंजर्व होगी, नतीजतन हीट का पैदा होना इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर का सबब बनेगा और ये रिजल्ट फीडबैक करेगा हाइपोथैलेमस को नेगेटिवली। और जब टेम्परेचर वापस नॉर्मल पे पहुंच जाएगा तो हाइपोथैलेमस अपने कमांडिंग स्टिमुलस को रोक देगा कि मजीद हीट जनरेट ना की जाए। इसके मुकाबले में बॉडी हमें बिहेवियरली भी रिस्पॉन्स करती नजर आती है। कोल्ड टेम्परेचर के अंदर हम आमतौर पे कह लें कि क्लोथिंग्स को बढ़ा देते हैं, यानी इंसुलेशन, कोट, कंबल वगैरह इकट्ठे बैठते हैं, आग सेकते हैं, या फिर वॉलेंटरीली एक्सरसाइज शुरू कर दें तो हीट को जनरेट किया जा सकता है। तो इस तरह बहुत से बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस के जरिए भी कोल्ड टेम्परेचर में बॉडी कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन को कंट्रोल करती नजर आती है। इन वार्म टेम्परेचर रिसेप्टर्स जो कि स्किन और विद इन द थर्मोस्टेट मौजूद है, वो हीट या इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर का स्टिमुलस रिसीव करते हैं, जिसे भेजते हैं हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है एक करेक्टिव रिस्पांस जो कि होना चाहिए हीट डिसिपेशन। क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ा है, हीट कंटेंट बढ़ चुका है, तो हीट को डिसिपेट करना मसले का हल साबित होगा। हीट डिसिपेट करने के लिए अब स्वेटिंग के सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है और साथ ही साथ क्यूटेनियस वेजो डायलेशन, यानी स्किन को ब्लड सप्लाई ज्यादा कर दी जाती है। ज्यादा ब्लड सप्लाई स्वेटिंग को भी सपोर्ट करेगी
और साथ ही साथ कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के जरिए हीट लॉस को भी बढ़ाएगी। इस तरह से लॉन्ग टर्म के तौर पर T3 और T4 अगर ज्यादा रिलीज हो रहा था तो उसे कम कर दिया जाएगा, और कलेक्टिवली इस तमाम का रिजल्ट क्या होगा? कूलिंग या डिक्लाइन इन बॉडी टेम्परेचर। ये रिजल्ट हाइपोथैलेमस को फीडबैक करेगा, और नेगेटिव फीडबैक के नतीजे में हाइपोथैलेमस से कमांडिंग स्टिमुलाई रिलीज होना रुक जाएंगे। नतीजतन जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कूल हो जाएगा तो हाइपोथैलेमस इन हीट डिसिपेटिंग मैकेनिज्म को रोक देगा। वार्म टेम्परेचर में बिहेवियरल रिस्पांस को अगर देखा जाए तो सिंपली हम गर्मियों में क्या करते हैं, शेड की तलाश की जाती है, ठंडी चीजें आइसक्रीम वगैरह का इस्तेमाल बढ़ जाता है, पानी का इस्तेमाल बढ़ता है, और वो क्लोथिंग जो इंसुलेशन की कह लें कि एक्टिविटी ज़्यादा रखती हैं उस क्लोथिंग को कम कर दिया जाता है। तो मुख्तलिफ बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज के ज़रिए भी बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करने की ह्यूमन कोशिश करता है, और टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर फैंस या एयर कंडीशनिंग ऑपरेटर्स के ज़रिए भी अपने एनवायरनमेंट को कूल करने की कोशिश की जाती है। डेविएशन फ्रॉम थर्मल रेगुलेशन। थर्मल रेगुलेशन से डेविएशन का नतीजा डेफिनेटली प्रॉब्लमैटिक होगा। हाइपोथर्मिया की कंडीशन में दरअसल बॉडी फिजियोलॉजिकली एक हीटिंग फेलियर का शिकार नजर आती है। इस हीटिंग फेलियर का मतलब है कि बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हीट जनरेट ना कर पाए, और नतीजतन बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता चला जाता है। हाइपोथर्मिया की कंडीशन में हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट तो अपने नॉर्मल लेवल पर ही होता है, यानी 37 डिग्री, लेकिन कोर टेम्परेचर 37 से फॉल कर जाता है। नतीजतन इसको हाइपोथर्मिक कंडीशन नाम देते हैं। बॉडी इस बॉडी अपने आप को वार्म अप करने की कोशिश करती है, यानी थर्मोजेनिसिस की कोशिश होती है लेकिन नाकाम। नतीजा, हीट लॉस इज ग्रेटर देन हीट प्रोडक्शन। जब बॉडी में ये हीट का बैलेंस बिगड़ जाएगा, लॉस ज्यादा हो, प्रोडक्शन कम हो, तो ऑटोमेटिकली हाइपोथर्मिया का शिकार होगी। इसे फ्रॉस्ट बाइट का नाम भी दिया जाता है। इसके असरात क्या होंगे? स्लोड नर्व कंडक्शन, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट बीट का स्लो हो जाना। कोल्ड डायरेसिस। एक कोल्ड डायरेसिस के अंदर यूरिन फॉर्मेशन बढ़ेगी। शिवरिंग, कपकपाहट, ताकि हीट जनरेट की जा सके। लेकिन फेलियर का नतीजा क्या होगा कि पैरालिसिस और मुख्तलिफ मजीद कंडीशन जनरेट हो सकती हैं। हाइपोथर्मिया के बरअक्स हाइपरथर्मिया में बॉडी ट्रैप नजर आती है इन हीट सरप्लस। हीट सरप्लस के सूरत में बॉडी का सेट पॉइंट अब भी नॉर्मल यानी 37 डिग्री ही है, लेकिन ये 37 टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, और कोर टेम्परेचर अबव नॉर्मल रेंज चला जाता है। वजह क्या है? वजह यह है कि बॉडी इज ट्राइंग टू कूल डाउन बट फेल्स। हीट डिसिपेट करने के जो मैकेनिज्म बॉडी के पास थे वो काम नहीं कर पा रहे। नतीजा, हीट लॉस इज लेस देन हीट प्रोडक्शन, और इस तरह जो प्रोड्यूस होने वाली हीट है वो एक्स्ट्रा हीट बॉडी में ट्रैप होती है। कोर बॉडी में टेम्परेचर जब नॉर्मल से बढ़ता है तो उसे हाइपर थर्मिया का नाम देते हैं। यहाँ पर ये बात क्लियर करते जाएं कि कोर टेम्परेचर का नॉर्मल से बढ़ना हाइपरथर्मिया, और कोर टेम्परेचर का ही नॉर्मल से नीचे आना हाइपोथर्मिया कहलाएगा। शेल बॉडी टेम्परेचर या शेल टेम्परेचर वो तो वैसे ही आपको कोर बॉडी से नीचे या ऊपर नजर आ सकता है। 12, तो हाइपरथर्मिया के केस में जो प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं उसमें कंफ्यूजन, सीजर, इवन कोमा तक बात जा सकती है। टेकिकार्डिया एज कंपेयर टू हाइपोथर्मिया में हार्ट बीट स्लो होती नजर आती है।
तो हाइपरथर्मिया की कंडीशन में टैकीकार्डिया यानी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई नजर आती है। रीनल एंड हिपैटिक इस्कीमिया एटसेट्रा, इस तरह बहुत से मेडिकल प्रॉब्लम सामने आ सकते हैं। आमतौर पे हम इसे हीट स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। इस केस में एंटीपायरेटिक्स वो ड्रग्स हैं जो बुखार की कैफियत में दी जाती हैं। हाइपरथर्मिया में भी बज़ाहिर हमें जिस्म गर्म नजर आ रहा है जिस तरह बुखार की कैफियत में होता है, लेकिन एंटीपायरेटिक्स यहाँ पर इफेक्टिव नजर नहीं आती, क्योंकि बॉडी का जो सेट पॉइंट है थर्मोस्टेट वो 37 ही है। तो नतीजतन एंटीपायरेटिक्स यहाँ पर हमें बेकार नजर आती हैं। इसके मुकाबले में वो हाई बॉडी टेम्परेचर जिसे हम फीवर का नाम देते हैं या पायरेक्सिया का, ये बज़ाहिर हाइपरथर्मिया जैसा है, लेकिन इस केस में हीट डिसिपेशन का फेलियर नहीं, बल्कि बॉडी खुद चूज करती है टू रन हॉटर। यानी बॉडी का जो थर्मोस्टेट का सेट पॉइंट है वो नॉर्मल से हाई पर सेट हो जाता है। नतीजतन कोर टेम्परेचर भी उसके अकॉर्डिंगली नए सेट पॉइंट पर इंक्रीज कर दिया जाता है। ये कैसे होता है? दरअसल इन्फेक्शियस पार्टिकल फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया और ह्यूमन बॉडी के सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जिन्हें पायरोजेंस कहते हैं। ये पायरोजेंस या फायर जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल साइटोकाइंस, रीसेट करते हैं हाइपोथैलेमस को टू ए हायर टारगेट टेम्परेचर। जब हाइपोथैलेमस में टारगेट टेम्परेचर हाई होता है तो बॉडी फिर कोशिश करती है उसे अचीव करने की। कैसे? body conserve heat by vasoconstriction. Body will generate heat through shivering. नतीजतन न्यू सेट पॉइंट तक टेम्परेचर मेंटेन कर लिया जाता है जिसे हम बुखार का नाम देते हैं। इस बुखार या फीवर की कंडीशन के आमतौर पर जो इफेक्ट्स हैं वो बेनिफिशियल हैं, क्योंकि ये बॉडी के डिफेंस सिस्टम का वो रिस्पॉन्स है जो बॉडी दरअसल फॉरेनर या इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए पहले नंबर पे देती नजर आती है, एज ए सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। इम्यून सिस्टम इस हाई टेम्परेचर पे ज्यादा बेहतर काम करता है। इट इनहिबिट्स द पैथोजन ग्रोथ। हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया को आयरन अवेलेबल नहीं होता जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो बॉडी का टेम्परेचर अज खुद बढ़ाकर बॉडी दरअसल फाइट करती है बाहर से आने वाले इन्वेडर्स को। लेकिन अगर ये फीवर बहुत ज्यादा हो जाए और बहुत देर तक रहे तो बॉडी के लिए नुकसान दे भी साबित हो सकता है। इसलिए आमतौर पर एंटीपायरेटिक्स बुखार में मुब्तला शख्स को दी जाती हैं और एंटीपायरेटिक्स इस केस में इफेक्टिव नजर आती हैं। यानी हाइपरथर्मिया के केस में एंटीपायरेटिक्स काम करती नजर इसलिए नहीं आती कि वहां पर सेट पॉइंट तो ऑलरेडी नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर बुखार में क्योंकि सेट पॉइंट का ही तब्दील होना प्रॉब्लम है तो एंटीपायरेटिक्स इस केस में इफेक्टिव नजर आएंगी। Thermal constancy is crucial for life. The ability to control body temperature determines an organism's metabolic rate, activity patterns, geographical distribution and ecological niche. अगर हम जमीन पर पाई जाने वाली तमाम लाइफ पर एक नजर डालें तो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने की सलाहियत हमें उनके लाइफ पैटर्न्स को बाकायदा मुतासिर करती नजर आती है। लाइफ चाहे बैक्टीरियल हो या ह्यूमन लाइफ, तमाम सेलुलर लाइफ पर टेम्परेचर डायरेक्टली असर अंदाज होता है। इस तरह से कि टेम्परेचर का इफेक्ट हमें बायोकेमिकल रिएक्शंस के रेट पर नजर आता है। हाई टेम्परेचर पर केमिकल रिएक्शंस
का रेट ज्यादा या मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा, लो टेम्परेचर पे मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन होगा, और एक्टोथर्म्स का लो टेम्परेचर पे अपनी लाइफ की एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह टेम्परेचर स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन खासतौर पे एंजाइम्स के ऊपर भी असरअंदाज होता है। किसी भी सेल का 50%, ड्राई वेट का 50% प्रोटीन पर मुश्तमिल है, और ये तमाम की तमाम प्रोटीन एंजाइम नहीं है। यानी प्रोटीन ना सिर्फ फंक्शनल रोल प्ले करती हैं बल्कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करती नजर आती हैं। तो प्रोटीन भले स्ट्रक्चरल हो या फंक्शनल हो, दोनों की दोनों हाई टेम्परेचर या टेम्परेचर के चेंज से मुतासिर जरूर होती हैं। टेम्परेचर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल, मेम्ब्रेन्स दोनों केसेस में पाई जाती हैं। और सेल मेम्ब्रेन का एक मेन रोल जो आप पढ़ते हैं वो है अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रैफिक को कंट्रोल करना। अब सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी अगर टेम्परेचर के साथ मुतासिर होगी तो ऑटोमेटिकली मेम्ब्रेन, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या वो मेम्ब्रेन्स हो जो इनसाइड द सेल मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज के गिर्द हैं, इन सब की फ्लूइडिटी मुतासिर होने का मतलब है कि ये मेम्ब्रेन मुख्तलिफ ग्रेडियंट्स को मेंटेन नहीं कर पाएंगी। उन ग्रेडियंट्स का मेंटेन ना होना होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब करेगा, और ऑटोमेटिकली ये मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी की डिस्टरबेंस सेल फिजियोलॉजी की डिस्टरबेंस की शक्ल में जाहिर होती है। सेल फिजियोलॉजी की डिस्टरबेंस सिस्टम फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो 11 ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, उन तमाम में नर्वस सिस्टम इज द system that is responsible for making coordination between different body parts and function। कोऑर्डिनेशन के हवाले से पंजाब टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 17 के पहले ही पेज पे एक स्टेटमेंट आपको नजर आएगी जिसमें कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन इज मस्ट फॉर एनी ऑर्गेनिज्म टू सरवाइव। यानी कोऑर्डिनेट करना इंतहाई अहम है किसी भी जानदार के सर्वाइवल के लिए, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर लाइक ह्यूमन। तो ह्यूमन बॉडी के लिए इस थर्मल कॉन्स्टेंसी की अहमियत खास तौर पर नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए ज्यादा नजर आती है। हमारी बॉडी डिफेंड करती है 37 डिग्री को टू कीप आवर ब्रेन एंड नर्व्स फंक्शनिंग। इसलिए कि ये टेम्परेचर ना सिर्फ स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स पर असरअंदाज होता है, बल्कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होती नजर आती है, वहां पर भी टेम्परेचर असरअंदाज होता नजर आता है। सो ऑटोमेटिकली अगर नर्व फिजियोलॉजी मुतासिर होगी तो उसके नतीजे में पूरी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम आएगा, और कोऑर्डिनेशन का फेलियर पूरी बॉडी को पूरी बॉडी की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। इस मौजू पे फिलहाल इतना ही। कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।